कि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे थे और रिटायरमेंट में हमने देखा कि पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो क्या क्या उसको देना पड़ेगा, क्या क्या उससे मिलेगा। अभी हम थोड़ा इसको और समझते हैं। एक तो ये समझेंगे कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा या फर्म को उसे क्या देना पड़ेगा, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा तो क्या होगा। और जो हमने पढ़ा है अभी तक पिछली क्लासेस में आपने देखा है तो वो उसमें कुछ बता नहीं रखा, मतलब वो ईयर के एंड में मरा है। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं, कोई साल के एंड में मरे बिल्कुल, ठीक है ना। तो या रिटायरमेंट साल के एंड में ले, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अगर वो साल के बीच में रिटायरमेंट ले लेता है तो वो कंडीशन में उसका प्रॉफिट या गुडविल वगैरह का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, क्या मिलेगा उसे, अमाउंट कौन सा मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय द प्रीपेयरिंग पार्टनर कैपिटल। उसके लिए हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी से उसका अमाउंट निकलेगा। देखिए क्या क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल या करंट अकाउंट का तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डिटरमाइन क्या करना है हमारा, उसको बैलेंस डिटरमाइन करना है। तो बैलेंस डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ओपनिंग बैलेंस, शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है, उससे हमारे को या तो प्रॉफिट निकलता था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। अगर प्रॉफिट निकलेगा तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि अभी हम ना क्रेडिट वाली आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट निकलेगा तो क्रेडिट आइटम और लॉस निकलेगा तो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट। शेयर ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर कोई रिजर्व होगा और पार्टनर को मिल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है, तो वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल का पैसा होगा उसका, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, और जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट उसका होगा वो उसको दिया जाएगा। उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब कौन कौन सा बैलेंस उसके अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है ना, कौन सा बैलेंस डेबिट होगा। डेबिट भी हो सकता है ना, हो सकता है आपको किसी पार्टनर से लेने हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। अब आपका आपने बैलेंस लिखा, उसका स्टार्टिंग ही क्या आ रहा, डेबिट आ रहा है, आपको उससे पैसे लेने हैं, तो आप उसको क्रेडिट की जगह कौन सी साइड में चलाएंगे, डेबिट साइड में। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन रिटायरिंग पार्टनर, अब क्या है उसने ड्राइंग निकाल रखी है, उस पर इंटरेस्ट देना है, तो कौन सी साइड में आएगा, कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, अब लोन फर्म ने उसे दे रखा है तो उसकी कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म को उससे लेना है, ठीक है। शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर में कोई लॉस हो रहा था तो उसका जो शेयर होगा, लॉस में भी उसका हिस्सा होगा, वो भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मैंने आपको बता ही दिया। साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ और पार्टनर का कुछ बैलेंस निकलता है, निकलेगा, नेचुरल सी बात है निकलेगा, तो हम उसका क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो जो उसका बैलेंस निकलता है, अगर हमारे को सपोज करो फर्म को उसे देना है तो हम उस बैलेंस को पार्टनर के लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जैसे हमारे को उसको 20,000 रुपए देने थे तो हम मान के चलेंगे वो जो 20,000 रुपए हमें उसे देने हैं, हमने फर्म के लिए उसको लोन क्रिएट कर दिया, मतलब फर्म उस लोन उसके लिए फर्म के लिए लोन हो गया और फर्म आने वाले टाइम पे उस लोन पे क्या देगी, उसको इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गया, तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया क्योंकि वो क्रेडिट होता था, और उस जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट मतलब जो उसका अमाउंट निकल रहा था, जो उसकी तरफ बैलेंस था हमारे को देना था फर्म को, उसको हमने लोन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब समझ में आया ना आपको कि हमारे को उसको पैसा देना था एज ए फर्म, जो पैसा उसको देना था हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, किसके प्रति, फर्म के प्रति, लोन में, ठीक है। मेथड ऑफ पेमेंट अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, अब दो मेथड होते हैं अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है। पेमेंट ऑन ड्यू अमाउंट इन लम सम, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इसका मतलब क्या है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, टाटा बाय बाय जा रहा है, भैया अपना पैसा एक साथ ले जा, कोई बैलेंस नहीं, कोई लोन नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही उसको पूरा पैसे दे देंगे। तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और दूसरा होता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शेयर डेबिट बैलेंस। अगर सपोज करो उसका कोई डेबिट बैलेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो उससे देना नहीं है, उससे लेना भैया, दे जा, तेरा पैसा बैलेंस है उसको वापस दे जा। तो क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे
और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब फर्म में पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? वैसे देखो आपने जर्नल एंट्री कर रखी है 11th में, ठीक है, 12th के भी आपने एडमिशन सारी चीजें पढ़ रखी है, तो ये क्या डेबिट होगा क्रेडिट क्या होगा ये बार बार बताना कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में बच्चा फंस जाता है, ठीक है। पेमेंट इंस्टॉलमेंट, अब क्या है, यहाँ तो हमने उसे लमसम में पेमेंट कर दी, अब एक होता है इंस्टॉलमेंट में, जैसे उसके 50,000 रुपए भैया हम तेरे को 10-10 हजार रुपए करके 5 इंस्टॉलमेंट देंगे। लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे ना किसी को, तो उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक तो इंस्टॉलमेंट दोगे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और साथ में किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, जो आप उसके ऊपर क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो क्या एंट्री होगी देखो किसमें, इंस्टॉलमेंट में। तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पहले तो आप क्या करोगे, जो अमाउंट उसको देना है उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, लोन में। फिर क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। अब ये क्या है, ड्यू की है, ये एंट्री किसके है, ड्यू की, क्योंकि आप उसे अभी आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे। इंटरेस्ट देते तो क्या होता, क्रेडिट में बैंक अकाउंट होता। तो ये किसकी एंट्री है, ड्यू की, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आप नोट कर सकते हो इसे अच्छे से, ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर उसको पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट की, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा और इंस्टॉलमेंट का भी अमाउंट होगा, ठीक है। पार्शियल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, अब ये क्या है पार्शियल पेमेंट, कि आप उससे कुछ पैसा दे रहे हो, जो उसका अमाउंट निकला, रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर होता पार्टनर उसका अमाउंट निकला, तो आप क्या कर रहे हो कि उसके सपोज करो 60,000 रुपए निकले, तो 60 में से 10 तो उसे कैश दे रहे हो, और 50,000 रुपए आपने फर्म के लिए क्या कर लिया, लोन ले लिया, मतलब उसके लिए उसका जो अमाउंट है वो लोन में खड़ा हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे, जैसे हमारे को 60,000 रुपए देने हैं, ठीक है, तो 60,000 रुपए देने थे, 10,000 रुपए तो उसे हमने तुरंत दे दिए। क्या दे दिए, तुरंत दे दिए, भाई ले जा कुछ तो ले जा यार। और बाकी 50,000 का क्या हो गया, लोन हो गया। किसके प्रति हो गया, फर्म के प्रति हो गया। अब फर्म के प्रति लोन हो गया तो आप ये एंट्री करोगे, पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, फिर साथ में क्या देते रहोगे। तो ये अलग अलग केस थे और ये दोनों मर्ज थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको पक्के से, ठीक है। अब क्या होता है, रिटायरमेंट हुई है, अभी तक हमने जो पढ़ा या जो आपको पढ़ाया उसमें क्या बताया कि एंड में ही रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, बीच में भी तो रिटायर हो सकता है ना पार्टनर। अगर बीच में रिटायर होगा तो उसको किस तरीके से उसका अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि अब 3 महीने बाद रिटायर हुआ तो 3 महीने का प्रॉफिट में भी तो हिस्सा चाहिए ना उसे। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके 2 मेथड है, दोनों आपको बताया जाता है, जरा ध्यान से देखिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, अगर वो साल के बीच में रिटायर होता है। व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एवरेज ऑफ प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, पास्ट ईयर एंड प्रॉफिट, मतलब उसको पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, जो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस था उस हिसाब से उसको इस साल प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा, उसकी एवरेज निकाल ली जाएगी। कैसे निकलेगी जरा देखो। एक अमृत है बंदा, 3/10 शेयर था उसका, रिटायर हो गया 30 सितंबर, मतलब कितने महीने बाद हो गया, 6 महीने बाद हो गया, ठीक है। इट वॉज एग्रीड द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। हमारे को उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा देना है किसके हिसाब से देना है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर कितना था, 2,40,000 रुपए। तो अमृत का शेयर कितना निकलेगा जरा देखो। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 रुपए। हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि इस साल का प्रॉफिट तो हमने असरटेन ही नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले ली और फर्म कब क्लोज होगी, फर्म क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होगी, 31 मार्च को। तो हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से उसको क्या दे रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं और उसको दे रहे हैं। कितना था, 2,40,000 पिछले साल का। अब वो कितने टाइम बाद रिटायर हुआ, 6 महीने बाद। उसका प्रॉफिट कितना था, 3/10 के लिए। तो हमने निकाला और उसका हिस्सा कितना आया, 18,000 रुपए आया, ठीक है ना। कितना हिस्सा आया, 18,000 रुपए। यहाँ पे लिखा भी है उसका कितना हिस्सा है, 18,000 रुपए। तो आप पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे, फिर उसका हिस्सा देखेंगे कितना था, 3/10, और किस टाइम के लिए वो रिटायर हो रहा है, 6/12 के लिए या 3/12 के लिए। 1 जनवरी को हो रहा है तो 3/12, 30 सितंबर को हो रहा है तो 6/12। उसके हिसाब से उसका अमाउंट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड तो बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन पास्ट ईयर में भी अप्लाई टू द सेल्स ऑफ द करंट पीरियड। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने देखा पिछले साल प्रॉफिट हुआ, पिछले साल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट किस पे हुआ, सेल पे हुआ।
तो आप उसी हिसाब से इस साल का प्रॉफिट इस साल की सेल के हिसाब से दोगे। क्या दोगे? पिछले साल का आपने देखा, पिछले साल सपोज करो फर्म को 20 लाख रुपए की सेल्स करी, अब फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, तो 20 लाख का 2 लाख कितना होता है? 10%। तो कितना हो गया? 2 लाख पिछले साल का प्रॉफिट हुआ। अब उसका जो भी हिस्सा था 2/10 3/10 जितना भी था आपने दे दिया पिछले साल। अब भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे अब साल के बीच में रिटायर हुआ, अब 3 महीने बाद हुआ, अब 3 महीने बाद कितनी सेल हुई है, तो आप पिछले साल के जो कैलकुलेशन थी उसी के हिसाब से करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल 20 लाख रुपए वाज 2 लाख रुपए, मतलब पिछले साल 20 लाख रुपए की सेल हुई और कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए का। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 15 लाख रुपए, कितना हुआ? 15 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑफ शेयर विल बी 60,000, ये आंसर निकलेगा। और वो कितने शेयर के लिए ये देख लेते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 20 लाख अपॉन 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 10% निकल रहा था। मतलब जो सेल हुई है, क्या जो सेल हुई है उसका 10% क्या माना जाएगा? प्रॉफिट माना जाएगा। क्या जो सेल हुई है उसका 10% क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। अब इस साल 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने की सेल हुई? 15 लाख की। कितने की हुई? 15 लाख की। आपने उसका 10% पिछले साल की कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल गया, 15 लाख रुपए हो गया। अब 15 लाख का उसका हिस्सा कितना था? उसका हिस्सा था 4/10, तो आपने उसे 4/10 दे दिया, तो उसका हिस्सा कितना बैठा? 60,000 रुपए। ठीक है, बहुत आसान है। अगर पेपर में आएगा तो आप समझो आपको एक तरीके से फ्री के वो मिल रहे हैं, क्या नंबर मिल रहे हैं। तो आप इसको पीछे ध्यान से करिए, ठीक है। और अब अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है।